हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बल का पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने बल के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में चर्चा की थी। सो चलिए दोस्तों, बल के पार्ट 2 को आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना डिले किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स का पार्ट 2 है, बल का यह भाग 2 है। पार्ट 1 के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से लिंक ले सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल या इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या इसी को अभिकेंद्रीय बल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है अभिकेंद्रीय बल, चलिए चर्चा करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वृत्ताकार पथ की परिधि पर घूम रहा होता है तो उस समय केंद्र की ओर वस्तु पर या व्यक्ति पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। सो इस फोर्स की डायरेक्शन किस ओर होगी? तो आप बताओगे सर इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगी, हमेशा केंद्र की ओर होगी, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्रीय बल। तो चलिए डियर स्टूडेंट, थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगता है ऑब्जेक्ट पर, कैसे वर्क करता है, सो देखिएगा यहां पर एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है जो मूविंग पोजीशन में है, ये ऑब्जेक्ट है जो मूविंग पोजीशन में है, ये ऑब्जेक्ट हैं जो किसी सर्कुलर पाथ पर क्लॉकवाइज इस तरीके से मूविंग पोजीशन में है, क्लॉकवाइज ये मूविंग पोजीशन में है, इस तरीके से घूम रहे हैं, इधर से ऐसे राउंड लगा रहे हैं। अब जब ये चक्कर लगाते हैं तो यह जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनके वेग को दिखा रहा है। ऐसे जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका वेग इस डायरेक्शन में होगा, यह वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पहुंचेगा तो यह वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पहुंचेगा तो यह वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वेग v को दिखा रहा है। जबकि सेंटर की ओर जहां पर भी यह पार्टिकल पहुंचता है, जिस भी जगह पर यह पार्टिकल पहुंचता है वहां से हमेशा सेंटर की ओर एक फोर्स वर्क कर रहा है। यह इस सर्किल का सेंटर है, इस वृत्त का केंद्र है, और इस वृत्त के केंद्र की ओर ही हमेशा एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल, या इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो सेंटर की ओर, चाहे जिस पोजीशन में कहीं पर भी रहे, सेंटर की ओर उस पर एक फोर्स वर्क करता है, एक बल कार्य करता है, और इसी बल को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। डियर स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ में अभिकेंद्रीय बल का बहुत ही ज्यादा रोल है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभिकेंद्रीय बल से आपसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, किसी भी स्टेट की पीसीएस का एग्जाम हो, लेकिन क्वेश्चंस वहां से जरूर आते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोगों पे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको। सो डियर स्टूडेंट देखिएगा, पहला, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण अभिकेंद्रीय बल का ही प्रभावी होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, समझिएगा कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो किस फोर्स के कारण लगा रहे हैं? आप कहोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स कारण। किसके कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण ही यह चक्कर लग रहा है। दूसरा,
किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। बात समझिएगा, अगर किसी डोरी को बांध करके आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, किसी डोरी को उंगली से बांध करके आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो पत्थर में जो तनाव होता है ना, पत्थर का तनाव बाहर की ओर होता है, डायरेक्शन उसकी हमेशा बाहर की ओर होती है। लेकिन आपकी उंगली हमेशा सेंटर की ओर रहने की कोशिश करती है ना, नहीं तो आपकी उंगली उसी डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में पत्थर है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली घुमाते हैं तो आपकी उंगली हमेशा सेंटर की ओर आने की कोशिश करती है, हमेशा सेंटर की ओर रहने की कोशिश करती है। किस फोर्स के कारण? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो कि अचानक एकाएक डोरी टूट जाए तो पत्थर क्या होगा? पत्थर बाहर की ओर मूव कर जाएगा। देखिएगा, वृत्तीय गति समाप्त होने पर डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति करता है। कहने का मतलब अगर डोरी आपने छोड़ दी तो क्या होगा? पत्थर एक सीधी डायरेक्शन में निकल जाएगा, जैसा कि आपने इस फिगर में देखा था। ये देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर यहां से आपने पत्थर छोड़ दिया, आपकी उंगली इस पोजीशन पे है, पत्थर आपने यहाँ पे बांध के घुमाया है, अगर इसको आपने छोड़ दिया या किसी कारणवश से टूट गया तो ये एक सरल रेखीय पथ ग्रहण कर लेता है, सरल रेखीय पथ ग्रहण कर लेता है। यह किस कारण होता है? तो आप बताओगे सर अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण से प्राप्त होता है। अब बात समझिएगा, जैसे कोई भी बाइक चलाने वाला हो या साइकिल चलाने वाला हो, कोई भी टू व्हीलर चलाने वाला हो, जब वह किसी वृत्ताकार पथ की परिधि पर मुड़ता है तो देखिए अपने शरीर को वो झुका लेता है। तो अपनी बॉडी को वो किस लिए झुकाता है? तो उसका राइट आंसर होगा सर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अपनी बॉडी को वो क्यों झुकाता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को वो सेंटर की ओर, है ना, जिस डायरेक्शन में वो मुड़ रहा है उसके केंद्र की ओर खुद को झुका लेता है। तो किसके कारण होता है डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर यह अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। और आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में आपने देखा होगा कि सड़कों पर जहां मोड़ होता है, जहां टर्न होता है, वहां पर एक जिस साइड में ही टर्न होता है उधर की सड़कों को थोड़ा सा ढालू बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? ढालू बनाया जाता है, मतलब थोड़ी सी ढलान होती है। जिस सेंटर में मुड़ना होता है उस पर थोड़ी सी ढलान होती है। तो ये ढालू क्यों बनाया जाता है? कभी आपने सोचा? ढालू बनाया जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण है जिससे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल सके। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल सके, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिल सके। ठीक है, तो क्या रीजन होता है बताइएगा डियर स्टूडेंट? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बिना डिले किए हुए, जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रियाबल के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, उसी प्रकार यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट वर्क करता है। मतलब जैसे अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है, उसी तरीके से एक बल होता है जो इसकी विपरीत दिशा में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। एक झलक फिर से आप लोग देखिएगा इस इमेज पर। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर है डियर स्टूडेंट? अंदर की ओर है, सेंटर की ओर है। लेकिन एक और फोर्स वर्क करता है, एक और बल कार्य करता है जिसकी दिशा सेंटर से बाहर की ओर होती है, और इसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इस फोर्स को हम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल। सॉरी, अभिकेंद्रीय नहीं, इसको हम क्या नाम देंगे? अपकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे?
तो आप कहोगे सर अपकेंद्रीय बल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। हाँ, तो अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में जो फोर्स वर्क करता है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, अपकेंद्रीय बल। एक बात आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछे अपकेंद्रीय बल की दिशा बता दो, दिशा कैसी होती है, आप क्या कहोगे, आप कहोगे केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। दिशा कैसे होती है, तो केंद्र से बाहर की ओर होती है। यह किसका अपोजिट फोर्स होता है, तो आप कहोगे यह अभिकेंद्रीय बल का विपरीत होता है। किसका, अभिकेंद्रीय बल का विपरीत होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट और आपसे पूछा जाता है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है छदम बल किसे कहते हैं, पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, छदम बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो छदम बल या फिर प्सीडो फोर्स जो होता है किसे कहा जाता है, छदम बल अपकेंद्रीय बल को ही कहा जाता है, क्योंकि रियल में यह कोई फोर्स नहीं होता है, इसका सिर्फ एक्सपीरियंस किया जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, इसीलिए इस बल को क्या बोलते हैं हम, छदम बल। तो पूछा जाएगा आपसे, बताइए छदम बल के नाम से किसको जानते हैं, तो छदम बल के नाम से अपकेंद्रीय बल को जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। बताइए समझ में आ गया क्या नहीं। हाँ, चलिए फटाफट इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या इसके अनुप्रयोग हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में वो पूछे जाते हैं अनुप्रयोग से, एप्लीकेशन से। देखते हैं क्या है एप्लीकेशन इसकी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जाएगा वॉशिंग मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपसे पूछा जाएगा बताइए वॉशिंग मशीन किसकी थ्योरी पे, किसके सिद्धांत पे काम करती है, आप क्या बताओगे डियर स्टूडेंट, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताएं कि दूध से क्रीम निकालना यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह भी अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और आपसे यहां से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि दही से मक्खन बनाना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रण के ही सिद्धांत पर आधारित है। सो डियर स्टूडेंट्स, यह जबरदस्त फैक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉशिंग मशीन बताइएगा किस सिद्धांत पे कार्य करती है डियर स्टूडेंट, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पे, दही से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करती है। बताइए समझ में आया कि नहीं, मजा आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है। फटाफट आप लोग कमेंट करके ये चीजें भी बताते रहें जिससे हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहे, और फटाफट हम लोग आपके इस बेहतरीन वीडियो में लगे हुए हैं। सो आप लोग थोड़ा सा हम लोगों की भी ये सहायता कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दो फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, एक अभिकेंद्रीय बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से आपका फोर्स से रिलेटेड टॉपिक जो लगभग समाप्त होने वाला है। डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक और इसमें बच रहा है जिसको कहा जाता है उत्प्लवन बल, उत्प्लवन बल। ठीक है, इसी को अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है कि बताइए अपथ्रस्ट क्या है। तो देखिएगा, अगर किसी बीकर में वाटर को फिल कर दिया जाए, वाटर को क्या कर दें इसमें डियर स्टूडेंट, हम फिल कर दें, और फिल करने के बाद में बीकर हो, टैंक हो, कुछ भी हो, जो भी आपके पास सुगमता से मौजूद हो, मिल जाए,
उसमें अगर आप किसी वस्तु को फिल कर देते हैं, कोई लिक्विड भर देते हैं, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डुबोने की कोशिश करते हैं, तो जितना फोर्स आप इस ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं ना, उतना ही फोर्स ये जल क्या करता है, नीचे से ऑब्जेक्ट पर लगाता है। ये वाटर क्या करता है, जितना फोर्स आप ऊपर से लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये नीचे से ऊपर की ओर भी लगाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाता है। तो जल की सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। तो क्लियर, समझ में आ गया होगा कि जल की सतह द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला जो बल होता है उसी को क्या बोला जाता है, अपथ्रस्ट बोलते हैं, या इसी को उत्प्लवन बल बोलते हैं, है ना। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका यह फोर्स पार्ट 2 का जो सेशन है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमसे ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।